पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी को राज और रेवती डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर साक्षी डॉल से हुई उसकी दोस्ती और उसके दोस्तों के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है। डॉक्टर रेवती और राज को कुछ दवाई लिख कर देते हैं, साथ ही साथ साक्षी को खुश रखने के लिए भी कहता है। दूसरी ओर विराज की सगाई का दिन नजदीक आ जाता है और तय तारीख को लड़की वाले सगाई के लिए आडवाणी मेंशन में पहुंच जाते हैं। सगाई वाले दिन ही रहस्यमयी हालातों में रिया की मौत हो जाती है, जिससे पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। आडवाणी परिवार अभी भी रिया की मौत के सदमे से जूझ ही रहा था कि तभी साक्षी के डॉक्टर का उसके पिता के पास फोन आ जाता है और साक्षी के पिता विराज उन्हें सारी घटना की जानकारी देते हैं। अब आगे। बरसों पहले अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर मार्शल के सामने भी कुछ ऐसा ही केस आया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। मुझे उस किताब को पढ़कर देखना चाहिए, शायद कुछ रेफरेंस मिल सके। डॉक्टर अपने घर की लाइब्रेरी में जाकर डॉक्टर मार्शल की किताब निकालता है और साक्षी के स्टेटमेंट की फाइल और उस किताब को बैठकर पढ़ने लगता है। डॉक्टर मार्शल की किताब को कई घंटे तक स्टडी करने के बाद अब डॉक्टर अभिनव के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर मार्शल के पास आए एक ऐसे केस के बारे में डिटेल में पढ़ा था जिसे पढ़कर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नतीजे पर पहुंचे। जब मैंने राज और रेवती के स्टेटमेंट नोट किए थे, तब रेवती ने बताया था कि साक्षी को डॉल को देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने कई बार उस डॉल को अजीब तरीके से हंसते और बोलते हुए भी देखा है, लेकिन उसको क्लैरिफाई करने के लिए राज ने बताया कि डॉल चार्जेबल है और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो जरूर साक्षी ने ही उसमें कुछ वॉइस नोट सेव किए होंगे, लेकिन इस बात पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बिना प्ले बटन दबाए वो डॉल बोल कैसे रही थी। साक्षी ने बार बार अपने स्टेटमेंट में बताया कि एमिली को गुस्सा आया, इसलिए उसने ही बच्चों को पुश किया। हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो ये कि हमने साक्षी के स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया। उसके पेरेंट्स और मैं उसकी बातों को बचपना समझकर इग्नोर करते रहे। शायद ये सब तो डॉल ही कर रही है। साइंस के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन बीते 100 सालों में ऐसे 2-3 केस आए हैं जिसमें बच्चों को किसी डॉल ने प्रोसेस कर लिया है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी, इसके बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। जिन सभी केसों के बारे में बुक में बताया गया है, उसकी डिटेल तो बहुत ही डरावनी है। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस समय साक्षी और उसकी फैमिली को अलर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए डॉक्टर अपना फोन उठाकर राज का नंबर डायल करने लगता है। तभी उसे अपने स्टडी रूम में लगी रोलिंग चेयर के लगातार हिलने की आवाज सुनाई देती है। घर में तो कोई भी नहीं है, ये अचानक चेयर के हिलने की आवाज कैसे आ रही है? डॉक्टर अपना फोन टेबल पर रखकर स्टडी रूम की ओर जाने लगता है। तभी डॉक्टर को किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? डॉक्टर के इतना पूछने पर चेयर के पास से किसी बच्चे के हंसते हुए गाना गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। डॉक्टर तेज कदमों से चलते हुए चेयर के पास पहुंचता है, लेकिन कुर्सी बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज तो यहीं से आ रही थी ना। अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर कुर्सी अपने आप कैसे हिल सकती है? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? डॉक्टर के इतना कहते ही एक बार फिर उसे वही डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। डरते हुए डॉक्टर अपनी नजरें छत की ओर घुमाता है तो सामने का नजारा देखकर मानो उसकी धड़कनें ही रुक जाती है। एक डरावनी गुड़िया किसी जानवर की तरह छत पर चल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ भी समझ पाता, गुड़िया डॉक्टर के ऊपर छलांग लगा देती है। डॉक्टर के मुंह से जोरदार चीख निकलती है और कुछ ही पलों में डॉक्टर जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी और गर्दन से खून बह रहा था। डॉक्टर की बॉडी को जमीन में पड़ा देखकर
वो गुड़िया डॉक्टर का खून पीने लगती है। इधर राज डॉक्टर के कॉल का वेट कर रहा था। देर रात तक भी जब डॉक्टर का कॉल उसके पास नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि वो केस स्टडी करने के बाद मुझे कॉल करेंगे। पता नहीं कहाँ बिजी हो गए, मैं ही उन्हें फोन मिला लेता हूँ। राज खुद डॉक्टर का नंबर मिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। राज एक के बाद एक डॉक्टर को कई बार कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर फोन नहीं उठाता। अंत में थक हार कर राज कॉल करना बंद कर देता है। अगले दिन सुबह राज एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल मिलाता है तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर रवि फोन उठाते हैं। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? डॉक्टर साहब का नंबर है ना? दरअसल कल दोपहर में उनसे बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक करने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक उनका कॉल नहीं आया। बस इसलिए मैंने उन्हें फोन किया। क्या बात करनी थी तुम्हें डॉक्टर से? तुम्हारे नंबर से 10 मिस कॉल है इस नंबर पर। ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम्हें? और इस फोन में भी तुम्हारा ही नंबर डायल किया हुआ था डॉक्टर ने। इसका मतलब जिस समय उनकी मौत हुई वो तुम्हें ही फोन करने जा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर की मौत का तुमसे जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। क्या कहा आपने? डॉक्टर की मौत? आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर साहब मर चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है ये। अरे अभी कल ही तो मेरी उनसे बात हुई, बिल्कुल स्वस्थ थे। ऐसे अचानक क्या हो गया? थाने आ जाओ, बाकी की बातें यहीं बताएंगे। सारी बातें फोन पर नहीं बता सकते। राज का सर बुरी तरह से चकरा रहा था। एक ही दिन में कितना कुछ घटित हो गया था। पहले रिया और अब डॉक्टर साहब। ना जाने क्यों उसका मन किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। राज जल्दबाजी में थाने की तरफ भागता है और जैसे ही इंस्पेक्टर के सामने आता है, इंस्पेक्टर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मिस्टर आडवाणी, आप फोन कर रहे थे डॉक्टर साहब को? ये सब क्या चल रहा है? अभी कल ही आपके बंगले में एक मर्डर हुआ है और अब ये दूसरा मर्डर, और दोनों ही मर्डर के तार आपके साथ उलझे हुए हैं। कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं आप हमसे? इंस्पेक्टर की बात सुनकर राज सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। मैं भी तो इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। भगवान के लिए आप ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। रिया की मौत मेरे लिए भी एक पहेली है और इस पहेली का हल जानने के लिए ही कल दोपहर में डॉक्टर साहब से मेरी फोन पर बात हुई थी। आज वो शायद मुझे कुछ बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हुई नहीं है, उन्हें मारा गया है। मर्डर हुआ है उनका। और एक बात बताइए, रिया की मौत की एक्सप्लेनेशन आपको डॉक्टर साहब कैसे देने वाले थे? पूरी बात बताइए। आपके बंगले में चल क्या रहा था? एक गिलास पानी मिल सकता है? एक गिलास पानी पीने के बाद राज इंस्पेक्टर को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। कैसी बचकानी कहानी सुना रहे हैं मिस्टर राज आप मुझे? आपको क्या लगता है यहाँ कोई परी कथा सुनाने का कंपटीशन चल रहा है? आपके कहने का मतलब यह है कि आपकी बच्ची को कुछ दिन पहले एक गुड़िया मिली है। जब से वो गुड़िया आपके घर आई है कुछ न कुछ अजीब हो रहा है आपके घर में। देखिए, ऐसे केस पहले भी देखे हैं मैंने, जहां कातिल खुद को बहुत शातिर समझता है। ये ना तो आपकी बेटी का काम है, ना ही उस गुड़िया का। कोई है जो गुड़िया की आड़ लेकर सारे कत्ल कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है इंस्पेक्टर साहब। जब ये सारी घटनाएं हमारे समझ से बाहर हो गई तो हमने डॉक्टर से सलाह लेने के बारे में सोचा। मेरी बेटी के दिन पर दिन बिगड़ते व्यवहार के कारण हमें ऐसा लग रहा था कि हो ना हो उसे कोई मानसिक परेशानी हो गई है, और डॉक्टर अभिनव वही स्टडी करने में लगे हुए थे। रिया की मौत के ठीक बाद कल मेरी उनसे फोन पर बात हुई। जब मैं उन्हें रिया की मौत के बारे में बताया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें कोई क्लू मिला है। अभी वो केस स्टडी करना चाहते हैं, उसके बाद मुझे कॉल करके इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे जवाब दे पाते उनकी भी मौत हो गई। मैं नहीं जानता आपको मेरी बातों पर कितना यकीन हुआ है, लेकिन जो सच था मैंने आपको वही बताया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जब तक रिया और डॉक्टर अभिनव की मौत की पड़ताल पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, जब भी बुलाया जाएगा आपको थाने में आना होगा। राज घर लौट आया था और घर आकर वो पत्नी और माँ को भी डॉक्टर की मौत के बारे में बताता है। हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी घट रहा है ना विराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो सब किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है। आप सोच कर देखो ना, अचानक से डॉक्टर को ऐसा क्या हुआ होगा? डॉक्टर का घर का दरवाजा अंदर से बंद था, ना कोई अंदर आया ना अंदर से कोई बाहर गया। फिर ये मर्डर कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ?
जिस चीज को हम झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच वही है। हमें एक बार किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर दिखाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो तुम? ये तांत्रिक ओझा ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। सब ढोंगी होते हैं एक नंबर के। और तुम क्या चाहती हो कि अपनी छोटी सी बच्ची को किसी झाड़ फूंक करने वाले को सौंप दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। भूल जाओ ये सब। दुनिया चांद पर जाने को तैयार है और तुम ऐसी बातें सोच रही हो। खुली आंखों से सच को देखकर न करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा बेटा। बहू जो कह रही है मुझे भी लगता है कि वो सब सच है। पिछले कुछ दिनों में रेवती और मैंने जो कुछ भी घर में महसूस किया है, उन सब की तह तक डॉक्टर चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। ये सब कुछ और है। और चल ठीक है, मान लिया कि ये सब कुछ नहीं होता, तो बस एक बार मेरे मन की तसल्ली के लिए इस घर की शुद्धिकरण करवा लेने दे। हो सकता है इसी तरीके से हमारी बच्ची ठीक हो जाए। रेवती और मां सुनीता की दलीलों के आगे अब राज के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। एक तरफ राज रिया की मौत से बुरी तरह से टूट गया था। घर में मातम जैसा माहौल था। दूसरी तरफ राज पुलिस की रडार पर आ गया था। राज ने तो अपनी तरफ से पुलिस को सब कुछ ही बताया था, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई थी। विराज, मना मत करना। माँ जी ने एक बहुत सिद्ध बाबा के बारे में पता लगाया है। एक बार उनसे मिलकर आते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगेगा तो हम ये सब वहीं रोक देंगे, लेकिन प्लीज एक बार चलो तो सही। रेवती और सुनीता के बार बार समझाने के बाद भी राज जाने के लिए तैयार नहीं होता और अंत में थककर सुनीता और रेवती ही बाबा से मिलने जाती हैं। बाबा के आश्रम पहुंचकर, बाबा, हमारे घर में कुछ बहुत अनहोनी हो रही है। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हो सकता है हमें हमारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। बस एक बार उस बंगले को आकर देख लीजिए। ठीक है, मेरा शिष्य मार्कंडेय आपके साथ जाएगा। यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हुई तो मार्कंडेय की नजर से बच नहीं सकती। यदि स्थिति गंभीर होगी तो हम आपके साथ अवश्य जाने के लिए तैयार होंगे।